दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई खबर निकल के आ रही है, तो हम आपको अपडेट करते हैं। दोस्तों किसानों ने पूरा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे किया जाम। दोस्तों आपको पूरी खबर बताते हैं। किसान आंदोलन में शामिल गुस्साए किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की सभी लाइनों को बंद करके हाईवे पर नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने तमाम बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और किसानों को समझाने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों उन्हें समझा नहीं पाए। नारे लगाते हुए सैकड़ों किसान हाईवे की दूसरी लेन पर पहुंचे। दिल्ली से यूपी की ओर आने वाला यातायात भी प्रभावित हुआ। एक लेन को पहले ही किसानों ने बंद कर रखा था। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, टिकैत ने कहा कानून समर्थकों से मिल करके जानेंगे किस तकनीक से बेच रहे हैं फसल। तो दोस्तों जो टिकैत हैं किसानों के नेता हैं भारतीय किसान यूनियन के, तो राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम उन किसान संगठनों से जाकर के मिलेंगे जो केंद्र की तीनों कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। हम उनकी जानकारी लेंगे और साथ ही कानूनों को कैसे लाभान्वित हो रहे हैं उनसे वो तकनीक भी सीखेंगे जिससे हम अपनी सफल बेचने का इस्तेमाल कर सकें, जैसा कि सरकार हमें कई दिनों से समझाना चाह रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा दोस्तों, किसानों को दिल्ली आने पर रोक रही है सरकार, इसलिए जाम किया एक्सप्रेसवे। किसान ने ऐसा कहा है। दोस्तों दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जाम करने वाले किसान ने कहा है कि उन्होंने पूरा रास्ता इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि सरकार पंजाब, हरियाणा, यूपी से दिल्ली आने वाले किसानों को रास्ते में ही रोक दिया है। इसी वजह से उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, जिसके चलते यह चक्का जाम किया गया है। हाईवे जाम करने के बाद किसानों ने वार्ता करके क्षेत्राधिकारी अंशु जैन व खोड़ा थाना प्रभारी भी पहुंचे। एमएसपी कलानिधि नैथानी ने फोन पर वार्ता के बाद भी किसानों के हाईवे को जाम नहीं खोला। इस वजह से एसडीएम सिटी शैलेंद्र किसानों से बातचीत करने के लिए पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों बंगाल से, जो कि ममता दीदी से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों जिसे हम प्रेम से दीदी कहते हैं, तो दोस्तों उनसे खबर निकल के आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद आक्रामक हुई ममता दीदी, भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। बीरभूम में 29 को रैली करेंगी। तो दोस्तों हमको पूरी खबर बताते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी जंग तेज हो गई है। राज्य में ममता सरकार और केंद्र के बीच लड़ाई का आंकड़ा बन गया है। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को आक्रामक तेवर में नई नजर आई। और साथ ही दोस्तों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता को भ्रमित कर रही है, साथ ही केंद्र सरकार राज्य में झूठ फैला रही है। उन्होंने कहा है कि वे 29 सितंबर को बीरभूम में रैली भी करेंगे। दोस्तों ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री झूठ का पुलिंदा लेकर के घूम रहे हैं और लोगों को इसमें भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह भ्रम फैला रहे हैं। हमारी जनता में गृह मंत्री को झूठ बोलना शोभा नहीं देता, लेकिन वो ऐसा ही काम मिला जुला करके हमेशा करते हैं। तो दोस्तों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार चुनाव जीतने के लिए झूठा प्रचार प्रसार कर रही है। साथ ही रविन्द्रनाथ टैगोर और जनगणमन का अपमान किया जा रहा है। यह टैगोर एवं जनगणमन का अपमान नहीं है, लेकिन ये सीधे तरीके से नहीं है, लेकिन उल्टे तरीके से है। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, गायों को लेकर के प्रियंका ने सीएम योगी को लिखा पत्र। कहा गौ माता के शवों की तस्वीरें देख करके मन विचलित हो उठता है। तो दोस्तों उन्होंने पत्र लिखा है गौ माता के विशेष रूप में। तो दोस्तों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख करके गायों की मौत पर चिंता जाहिर की है। प्रियंका ने पत्र में लिखा है कि ललितपुर में सौजना से आई गौ माता की शवों की तस्वीरें देख करके मन विचलित हो गया है। अभी ये विवरण रूप से नहीं मिले हैं इन गायों की मौत किन परिस्थितियों में हुई है, लेकिन तस्वीरों में लग रहा है कि जैसे कि चारा पानी न मिलने की वजह से ही इनकी मौतें हुई हैं। देख करके लगता है कि कई दिनों से भूख और प्यास से धीरे धीरे पीड़ादायक मौतें हुई हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रियंका गांधी ने लिखा है कि दुखद यह भी है कि यह इस तरह की तस्वीर पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं। ये तो एक सिस्टम से लगातार आता ही रहता है। हर बार इन पर कुछ देर के लिए चर्चा होती है, लेकिन इन मासूम जानवरों को देखभाल के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। सवाल उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है। दोस्तों प्रियंका गांधी ने कहा कि सत्ता में आने के समय आपने गौवंश की रक्षा और गौशालाएं बनवाने की बात की थी, लेकिन वास्तविकता यही है कि इसके संदर्भ में आपकी घोषणाओं के बावजूद सरकार के प्रयास पूरी तरह से विफल रहे हैं। गायों की भलाई के नाम पर गौवंश की दुर्दशा की जा रही है। कृपया इस पर विचार करें मुख्यमंत्री महोदय।
दोस्तों अगली खबर निकल के आ रही है, शिवसेना से जुड़ी हुई खबर है दोस्तों। राम मंदिर के लिए चंदा एकत्र करने की विचार के बाद दोस्तों उन्होंने कहा है कि इस मुहिम के आड़ में होगा चुनाव प्रचार, ऐसा शिवसेना के दोस्तों संजय राउत ने कह दिया है। तो दोस्तों आपको बताते हैं, शिवसेना ने सोमवार को आरोप लगाया है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों से चंदा एकत्र करने के लिए चलाया गया अभियान जो है संपर्क अभियान भगवान की आड़ में 2024 में आम चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए यूज होगा। और साथ ही हालांकि भाजपा ने इसका आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि यह पार्टी के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और उनसे शिवसेना पर पहले राम मंदिर निर्माण की भूमि पूजन और फिर चंदा एकत्र करने की मुहिम में बाधाएं पैदा करने का आरोप लगाया है। साथ ही शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि यह कभी तय नहीं हुआ कि भव्य मंदिर का निर्माण लोगों के चंदे से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर अब प्रचार अभियान एक बिंदु पर बंद होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। उसने आरोप लगाया है लोगों से चंदा एकत्र करने का मामला सीधा सरल नहीं है, यह राजनीतिक है, ऐसा कहा है संजय राउत ने, शिवसेना के जो अध्यक्ष हैं। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर से जुड़ी हुई दोस्तों हरियाणा से। तो दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। किसान आंदोलन के बीच बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री एमएसपी पर आंच आने से पहले छोड़ दूंगा राजनीति। दोस्तों बहुत बड़ा बयान दे दिया है दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। कपाती ठंड में 25 दिन से किसान आंदोलन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी से लगातार कह रही है कि इन कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने की बात पर अड़े हैं। इसलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बड़ा बयान दे दिया है। दोस्तों मनोहर लाल ने स्पष्ट कर दिया है कि एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई आंच आई उससे पहले वे राजनीति छोड़ देंगे। ऐसा ही बहुत बड़ा बयान है दोस्तों। सरकार नए कृषि कानूनों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर की बात सोच रही है, ऐसा कहा है दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। दोस्तों साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी, एमएसपी भी रहेगी और एमएसपी के साथ दोस्तों अन्य चीज़ें भी जो कानून में दी गई हैं वो भी रहेंगी। इस प्रकार मंडियां भी रहेंगी। कुछ लोग राजनीति को प्रेरित होकर आंदोलन कर रहे हैं कि वे किसान हितैषी नहीं है। सीएम ने कहा है कि तीनों नए कृषि कानूनों के हित के लिए, इसीलिए पहले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी एमएसपी के समर्थन में बयान दे चुके हैं। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई भारतीय वियतनाम सम्मेलन। दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा समेत 7 समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। तो दोस्तों हमको आप बता दें दोस्तों, चीन के साथ जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुच के साथ ऑनलाइन वार्ता की। इस दौरान उन दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीति साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करने पर चर्चा की है। वर्चुअल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईजी पॉलिसी का महत्वपूर्ण स्तंभ है और हमारी हिंद प्रशांत क्षेत्र सीमाओं की योजनाओं में सशक्त भागीदार भी है। खबर निकल के आ रही उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। तो दोस्तों मऊ में सीएम योगी 136.35 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, बोले चंद लोग किसानों को बरगला रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हम आपको पूरी खबर बताते हैं दोस्तों। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2:30 बजे मऊ पहुंच गए और साथ ही यहाँ उन्होंने 136.35 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास भी किया। इसके बाद दोस्तों सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि चंद लोग किसान को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जबकि नया कृषि कानून इनके हित के लिए ही है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से किसान की फसल बर्बाद होती है, तो ऐसे में प्रदेश सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि अब बाढ़ से प्रभावित किसानों को काफ़ी हद तक राहत मिल चुकी है और साथ ही और मिलेगी भी। वादा किया है उन्होंने कि आने वाले 2 वर्षों में किसानों को बाढ़ की समस्या से पूरी तरह से निजात मिल जाएगी और साथ ही नदियों जैसे चैनलाइज करने की बाढ़ की समस्या से मुक्ति दिलाई जाएगी। इसके लिए जब जल शक्ति विभाग 15 जनवरी से काम शुरू कर देगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वह योजना है जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तो दोस्तों बैकबोन कहा जा सकता है। आगे आने वाले दिनों में पूर्वांचल के नौजवानों को जीविकोपार्जन के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि यह एक्सप्रेसवे ही उनके रोजगार का एक साधन बनेगा। ऐसा एक आसार बनाया जाएगा कि जिससे कि उन्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा और उनको इनके अपने ही खुद के प्रदेश में रोजगार लोकल में मिल जाएगा। ऐसा कहा है योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो अगली बड़ी
दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से आगरा से। तो दोस्तों आपको पूरी खबर बता दें जो कि ताजमहल से जुड़ी हुई है। ताज में अक्षय और सारा की झलक पाने के लिए पर्यटकों ने भीड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइन भी तार-तार हो गई। तो दोस्तों आपको पूरी खबर बताते हैं। अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री सारा अली खान ने सोमवार को ताजमहल में अपनी अगली फिल्म की शूटिंग यानी कर डाली है। और साथ ही अक्षय कुमार और सारा सुबह करीब 9 बजे ताजमहल के गेट पर पहुंचे। उन्हें देखते ही लोगों की भीड़ जुटाई। बाउंसर और सुरक्षाकर्मी उन्हें घेरे में स्मरण के अंदर ले गए। और साथ ही ताज की फिल्मी सितारों की जो एक झलक पाने के लिए कोविड नियम तार-तार हो गए। एक तरफ शूटिंग हो रही थी, दूसरी तरफ उसे देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ एकजुट हो गई थी। इस दौरान पर्यटकों ने सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया और साथ ही उसको तार-तार भी कर दिया। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों क्रिकेट के फैन लोगों से जुड़ी हुई। दोस्तों उनके लिए एक खबरी लेकर के आए हैं दोस्तों। रेगिस्तान में फिर से बरसेंगे चौके छक्के। इस तारीख से T10 दोस्तों अब T20 नहीं T10 की लीग की शुरुआत होने वाली है। जाने कौन से लोग होंगे शामिल, आपको बताने वाले हैं। इंडियन प्रीमियर लीग को खत्म हुए अभी चंद महीने ही गुजरे हैं। अब रेगिस्तान में दोबारा चौके छक्के बरसने वाले हैं। नए साल की अबू धाबी में T10 लीग का आयोजन होने जा रहा है दोस्तों, जहां दुनिया के कई धाकड़ खिलाड़ी अपनी मौजूदगी से साल 2021 का स्वागत करेंगे दोस्तों। यह 10 ओवर्स का पहला टूर्नामेंट होगा, साथ ही जिसे ICC और एरिटिमेट क्रिकेट बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। तो दोस्तों अब T20 नहीं T10 लीग शुरू होगी। 28 जनवरी से 6 फरवरी के बीच होंगे चौथे T20 टूर्नामेंट की। क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी और ड्वेन ब्रावो जैसे दुनिया के शीर्ष क्रिकेटर भी भाग लेंगे। और साथ ही पूरा टूर्नामेंट जैद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सीमित ओवर में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक गेल की टीम अबू धाबी आइकन खिलाड़ी के रूप में मैदान पर उतरेंगे।